हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर से हम आप लोग के लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं। तो आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, बाकी जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं। तो ये जो वीडियो है, बिहार एग्जाम्स को टारगेट करके जीके जीएस का प्रश्न करवाया जाता है। इसमें जीके जीएस का हर पोर्शन से क्वेश्चन रखा जाता है और उससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा इस वीडियो में कितना इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को मिलेगा। ठीक। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो समझ में आए तो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक। तो चलिए, आप लोग पहले पूरी वीडियो देखिए। ठीक। अगर हाँ नहीं समझ में आए तो आधे पे से छोड़ के चली जाइएगा, बाकी आप लोग पहले देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? बताना है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए है पाषाण, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल। ऑप्शन सी है नव पाषाण काल। ऑप्शन डी है ताम्र पाषाण काल। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल। ठीक ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। तो आइए नव पाषाण काल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, नवपाषाण काल का जो समय सीमा अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक के समय को क्या हम लोग पढ़ते हैं किसमें? तो नवपाषाण काल में पढ़ते हैं। 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 सॉरी 1,000 ईसा पूर्व तक। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो इसे खाद्य उत्पादक काल कहा जाता है। खाद्य उत्पादक, खाद्य मतलब खाने वाला वस्तु। ठीक, खाने वाला वस्तु का उत्पादक काल कहा जाता है। ठीक। क्योंकि मनुष्य ने खेती और पशुपालन व्यापक स्तर पर शुरू कर दिए थे। तो मनुष्य खेती करना और पशुपालन ये सब कहाँ से शुरू कर दिए थे और ज्यादा से ज्यादा करने लगे थे? तो नवपाषाण काल से। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस काल में हम लोग प्रमुख आविष्कार देख लेते हैं। तो पहिए का आविष्कार हो गया था। ठीक, पहिए का आविष्कार हो गया था नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे जिसे कि मृद भांड कहा जाता था। और उसमें अनाज रखने के लिए ये बर्तन बनाए जाते थे। स्थानीय निवास, यानी कि वो लोग स्थानीय निवास करने लगे थे। मतलब कि पहले वो लोग इधर उधर भटकते थे, जहां मन तहां वो लोग बसेरा कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर स्थानीय निवास एक जगह घर बनाने की चीजें यहाँ पर देखी गई। तो स्थानीय निवास की शुरुआत कहाँ से हो गई थी? नवपाषाण काल से। चीज ध्यान रखिएगा, बस्तियां बनाकर रहना शुरू करने लगे थे ये लोग। कृषि, सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य नवपाषाण काल से ही मिलता है। तो सबसे पहले ये लोग किस चीज का खेती किए थे? तो गेहूं और जौ का। गेहूं और जौ का सबसे पहले ये लोग खेती किए थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। औजार, पत्थर के औजार अब अधिक धारदार और पॉलिशदार होने लगे थे। और ये लोग क्या करते थे, आप लोगों को पता ही होगा कि ये लोग तो शिकार करते थे। पूरा पसा पहले से ही ये लोग शिकार करते थे, आदिवासी लोग थे। फिर धीरे धीरे इन लोगों के अंदर समझ समझ विकसित हुई। तो फिर इन लोगों के हथियार जो क्या था, अधिक धारदार और पॉलिशदार होने लगा। ठीक। तो इस प्रकार क्या हुआ कि धीरे धीरे मानव की समझ बढ़ी। अब देखिए, प्रमुख स्थल और प्राप्त साक्ष्य। नवपाषाणकालीन स्थल हम लोग देखेंगे जहां से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मेहरगढ़, मेहरगढ़ से जो पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ ध्यान रखिएगा, पूछ लिया कहाँ पड़ता है मेहरगढ़, तो पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य, कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है, गेहूं और जौ का। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। किसको? तो मेहरगढ़ को। बुरझुम, बुरझुम जो है ये कश्मीर में पड़ता है। बुरझुम कहाँ पर है? कश्मीर में है। यहाँ लोग गर्त आवास, यानी कि जमीन के नीचे गड्ढे वाले घर में रहते थे। और यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो बुरझुम से क्या प्राप्त हुआ है? तो गर्तवास। गर्तवास क्या होता है? तो ये जमीन के अंदर रहते थे ये लोग। ठीक, जमीन खोदकर उसको अंदर रहते थे, इसे गर्तवास कहा गया है। और यहीं पर माली के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला है बुरझुम से। उसके बाद गुफकराल, गुफकराल कश्मीर।
कुम्हार की गुफा, यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों का साक्ष्य मिले हैं। कराल जो कश्मीर में पड़ता है, यहाँ से क्या क्या मिला है, तो कुम्हार का गुफा और कृषि और पशुपालन दोनों का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, तो गुफकराल से। कोहलडीहावा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोहलडीहावा उत्तर प्रदेश। विश्व में चावल के सबसे पुराने साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है धरती पर, तो ये कोहलडीहावा से, कोहलडीहावा से मिला है। विश्व में सबसे पहले चावल का साक्ष्य कोहलडीहावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चिरांद, चिरांद जो बिहार एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बिहार का स्थल है और यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डियों के उपकरण, विशेषकर हिरण के सिंहों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो चिरांद से क्या मिला है, तो हड्डियों का उपकरण मिला है, विशेषकर क्या, तो हिरण के सिंहों के। उसके बाद दक्षिण भारत में पैलम पैमापल्ली पैमपल्ली तमिलनाडु से दक्षिण भारत में रागी और मूंग की खेती का साक्ष्य मिला है। रागी और मूंग की खेती का साक्ष्य पूछेगा तो कहाँ से, पयमपल्ली तमिलनाडु से, पयमपल्ली तमिलनाडु से। तो देखा आप लोगों ने कितने चीज आप लोगों को सीखने को मिला। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोगों को ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो बताइए विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए चंद्रगुप्त के देखिए, चंद्रगुप्त जो था ये गुप्त साम्राज्य के शासक था। ठीक, गुप्त साम्राज्य के शासक था। तो थोड़ा सा हम लोग गुप्त साम्राज्य के देख लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो श्रीगुप्त। ये लगभग 240 से लेकर 280 ईस्वी तक क्या किए थे, सॉरी 240 से लेकर 280 तक श्रीगुप्त क्या किया था कि शासन किया था। ठीक, 240 से लेकर 280 तक श्रीगुप्त शासन किया था। और इसने राजधानी किसको बनाया था, तो पाटलिपुत्रा को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग पूछेगा किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य को। राष्ट्रीय भाषा पूछेगा, गुप्त साम्राज्य की राष्ट्रीय भाषा क्या था, तो ये संस्कृत था। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या था, तो संस्कृत था। राजकीय चिन्ह पूछेगा तो हो जाएगा गणुड़। ठीक, राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा, तो गणुड़, राजकीय चिन्ह गणुड़। अब देखिए विक्रमादित्य जो कि गुप्ता साम्राज्य के जो इंपॉर्टेंट एक शासक था, विक्रमादित्य जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय था। और इसका काल जो था ये 375 से लेकर 415 ईस्वी तक शासन करता है। 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक ये शासन करता है। चीनी यात्री फहियान इसके शासन काल में भारत आया था। तो पूछेगा चीनी यात्री जो फहियान था किसके शासन काल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासन काल में ये भारत आया था। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें कि कालिदास, धनवंतरी, बराह मिहिर आदि शामिल थे। ठीक, तो पूछेगा कि 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। और कालिदास, धनवंतरी, बराह मिहिर ये सभी किसके 9 रत्न थे, तो ये विक्रमादित्य के। ध्यान रखिएगा, शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ली और चांदी के सिक्के जारी किए। तो इसे विक्रमादित्य की उपाधि कब मिली थी, तो ये शकों को हराने के बाद इसे मिली थी क्या, तो विक्रमादित्य की उपाधि। और चांदी के सिक्के भी जारी किए थे ये शकों को हराने के बाद। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट शासक हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो कि 415 से लेकर 455 तक शासन करता है और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक, पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। तो कुमारगुप्त ने किया था, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उसके बाद सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख इनके शासनकाल में के हैं। तो सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख जो है वो इसी के काल में लिखवाए गए थे। तो सर्वाधिक पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा कुमारगुप्त। अब गुप्त साम्राज्य के प्रशासन एवं समाज को देख लेते हैं। प्रशासन एवं समाज, तो प्रशासनिक इकाई, साम्राज्य भुक्ति यानी कि प्रांत, भुक्ति का मतलब होता है प्रांत में विभाजित था, जिसका प्रमुख उपरिक होता था। ठीक, पूछेगा कि समाज कैसा था, इसकी प्रशासनिक इकाई जो थी ये भुक्ति यानी कि प्रांत में विभाजित थी।
और इसके जो प्रांत के प्रमुख होते थे ऊपरी के कहा जाता था उसे, ऊपरी के, ध्यान रखिएगा ऊपरी के। और इस पर भूमि कर, गुप्त साम्राज्य में भूमि कर जो होता था ये उपज का 1/6 हिस्सा। गुप्त साम्राज्य के पूछेगा कि कर कितना वो लोग लेते थे भूमि कर, उपज का 1/6, उपज का 1/6। धर्म, गुप्त शासक मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो इनका भाषा भी संस्कृत था, तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा ये लोग जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ये लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ स्थित है? हर्षवर्धन की राजधानी, हर्षवर्धन को आप लोग जानते होंगे, तो हर्षवर्धन की राजधानी बताओ कहाँ पर था? थानेश्वर, कनौज, पाटलिपुत्र या प्रयाग? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी था ये कनौज था। ठीक, हर्षवर्धन की राजधानी कनौज था। तो आइए हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हर्षवर्धन कौन था, क्या करता था, कैसा था? ठीक ना, चलो वंश, तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था। पुष्यभूति जिसे कि वर्धन वंश भी कहा जाता था, इस वजह से इसे हर्षवर्धन कहा जाता था। तो इसका वंश ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। शासन काल पूछ लेगा तो 600 से लेकर 647 ईस्वी तक है। हर्षवर्धन कब तक शासन किया था? तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा। राजधानी, अब देखिए हर्षवर्धन की राजधानी शुरू में थानेश्वर था, बाद में अपनी बहन राजश्री के राज्य कनौज को राजधानी बनाया था। तो बाद में इसकी बहन का राज्य था कनौज, उसको ये उसको संभालना पड़ा था, तो इस वजह से उसने क्या किया था, तो कनौज को अपना राजधानी बना लिया था। तो पहले पूछ लेगा कि हर्षवर्धन की शुरुआती राजधानी कौन था, तो थानेश्वर, ध्यान रखिएगा थानेश्वर। बाद में इसने कनौज को राजधानी बनाया था, क्योंकि जो इसके बहन की जहाँ शादी हुआ था वहां के जो राज्य था इसको मिल गया था उपाधि। शिलादित्य और सकलौत रापथनाथ, देख लीजिए बड़ा ही भयानक इसको उपाधि मिला था, सकलौत रापथनाथ। और शिलादित्य की उपाधि इसे कहा जाता था, और उत्तर भारत का स्वामी भी इसे कहा जाता था। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का स्वामी भी कहा जाता था। चीनी यात्री, देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो हेनसांग जो था चीनी यात्री, किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। और इसकी पुस्तक पूछ लेगा हेनसांग के पुस्तक का नाम, तो ध्यान रखिएगा सी यू की, सी यू की। और फहियान जो था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, उसका बुक का नाम आप लोगों को नहीं बताया तो जान लीजिए, उसका बुक का नाम है फो यू की, फो यू की। और हेनसांग के सी यू की। और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। नर्मदा युद्ध, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। इसका उल्लेख अहोल अभिलेख में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य का शासक था, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को कहाँ हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन को कहाँ हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो अहोल अभिलेख में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अहोल अभिलेख में मिलता है। दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिन्हें हर्षचरित यानी हर्ष की जीवनी और कदम्बरी की रचना की थी। ध्यान रखिएगा इसके दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था, जिसने क्या किया था? तो हर्षचरित, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी था, हर्षचरित को लिखा था। और कदम्बरी, कदम्बरी की रचना भी कौन किया था? तो बाणभट्ट ने ही किया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है कि स्वयं लेखक हर्षवर्धन जो था ये स्वयं लेखक भी था। इसने 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाटक लिखे थे। तो हर्षवर्धन एक लेखक भी था। उसके नाटक का नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ये किसकी रचना है? तो ये हर्षवर्धन की है। ध्यान रखिएगा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नगानंद। शिक्षा, इनके समय नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिसे इन्होंने संरक्षण दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के टाइम पर शिक्षा के केंद्र था। और इनकी विशाल सेना को चतुरंगिनी, ध्यान रखिएगा किसकी सेना को चतुरंगिनी कहा जाता है? तो हर्षवर्धन के सेना को चतुरंगिनी कहा जाता है, जिसमें कि पैदल, घुड़सवार और रथ और हाथी, हाथी के ये सभी सेना में मौजूद थे। पहला तो पैदल सेना था, उसके बाद घुड़सवारी सेना था, उसके बाद रथ वाली सेना थी, और फिर हाथी वाली सेना थी। तो इस वजह से इसे चतुरंगनी सेना कहा जाता था हर्षवर्धन की सेना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर,
हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर जिसे लोथल को कहा जाता है, किसने खोजा था? पतन नगर लोथल को किसने खोजा था? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस आर राव या फिर जेपी जोशी? तो जो लोथल की खोज किया था वो था एस आर राव। ठीक, एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। तो आइए सभी स्थलों को हम देखा आप लोगों को पढ़ाते हैं कि किसने खोज किया था और किस नदी के तट पर है और कब खोज किया था। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। नदी नदी के किनारे पूछ लेता है, ठीक ना। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। ठीक, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज कौन किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, राखालदास बनर्जी 1922। चुनहुदड़ो, चुनहुदड़ो की खोज सिंधु सॉरी चुनहुदड़ो जो है ये भी सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज जो किया था एन जी मजुमदार। एन जी मजुमदार कब किया था? तो 1931 में। चुनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर, एन एन जी मजुमदार 1931। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर है। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज एस आर राव ने किया था 1954 में। लोथल भोगवा नदी के तट पर एस आर राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा। कालीबंगा जो है घाघरा नदी के तट पर है और इसकी खोज आलम अमलानंद घोष ने किया था और ये 1951 में इसकी खोज हुई थी। कलीबंगा जो घाघर नदी पर है और इसकी खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। कब किया था? तो 1951 में किया था। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ की खोज रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और इसके साथ जो खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, यज्ञदत्त शर्मा। और यह खोज कब हुई थी? तो 1953 में। 1953 में बनावली बनवाली, बनवाली जो है ये रंगोई नदी के तट पर है और ये इसकी खोज जो किया था आर एस बिष्ट ने किया था। आर एस बिष्ट ने किया था 1974 में। 1974 में धौलावीरा, धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के तट पर है। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है। इसकी खोज जेपी जोशी और आर एस बिष्ट ने किया था। जेपी जोशी और आर एस बिष्ट ने किया था। कब? तो 1967 और 90, 1967-90 में। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर जो है दास्क नदी के तट पर है। सूतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर है और उसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने किया था। ऑरेल स्टाइन कब किया था? तो 1927 में किया था। कब किया था? 1927 में किया था। सूतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर, ऑरेल स्टाइन 1927। रंगपुर, रंगपुर की खोज, रंगपुर जो है ये मादर नदी के तट पर था, मादर नदी। और इसकी खोज जो किया था एम एस वत्स ने किया था। रंगपुर की खोज एम एस दत्त ने किया था। कब किया था? तो 1931 में किया था। 1931 में किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चीजें हम लोगों का कि सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा स्थल था। इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। सिंधु सभ्यता के सबसे पहला खोजा गया स्थल, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। लोथल सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह था। लोथल में ही सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था। धौलावीरा, यह स्थल 3 भागों में विभाजित था। यहाँ जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली थी। ठीक, तो धौलावीरा जो था ये 3 क्या था कि भागों में विभाजित था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मोहम्मद गजनवी भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जो मोहम्मद गजनवी था, आप सभी को पता ही होगा कि ये भारत पर बहुत बार यानी कि लगभग 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, तो ये जो इसका अंतिम आक्रमण था ये किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए है सोलंकी, ऑप्शन ए है सोलंकी, ऑप्शन बी है प्रतिहार, ऑप्शन सी है चंदेल, ऑप्शन डी है जाट। तो मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था ये जाटों के विरुद्ध था। ठीक, जाटों के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। तो आइए मोहम्मद गजनवी को हम लोग देखते हैं क्या क्या ये किया था और भारत को लूट के ले गया था। बड़ा ही ये इसको बुत सिकन यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता था मोहम्मद गजनवी।
एक नंबर का लुटेरा था ये, भारत को बहुत लूटा था इसने। देखिए ये जो इसका वंश था ये गजनवी या गजनी का यमिनी यमिनी वंश का ये था। पूछेगा कि मोहम्मद गजनवी जो था ये किस वंश का था, तो गजनी का यमिनी वंश से ये संबंधित था। इसका पिता का नाम था सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क जो था सुप्तगीन ही था, सुप्तगीन, जो कि मोहम्मद गजनबी का पिता था। अब देखिए इसको उपाधि भी मिला था यमीन उद दौला, अमीन उल मिल्लत, यमीन यमीन उद दौला, अमीन उल मिल्लत, ये सभी किसकी उपाधि थी, तो मोहम्मद गजनबी की। और सुल्तान की उपाधि भी धारण करने वाला पहला शासक कौन था, ध्यान रखिए गजनबी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो मोहम्मद गजनबी। इसका उपनाम बूत सिकन, जैसा कि मैंने बताया बूत सिकन, इसे मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता था। ठीक, ये मंदिर को खूब लूटा था और मूर्तियों को क्या करता था, तोड़ देता था। ठीक, तो इसलिए इसे बूत सिकन कहा गया है। चलिए भारत पर आक्रमण, इसके भारत पर आक्रमण का उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं क्या था। तो भारत की संपत्ति लूटना और इस्लाम का प्रचार करना था, और साम्राज्य विस्तार का मुख्य उद्देश्य नहीं था। इसका क्या, बस इसने क्या किया था कि इसका उद्देश्य ही था कि भारत से धन यानी संपत्ति लूटना और इस्लाम का प्रचार करना ही इसका उद्देश्य था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल आक्रमण इसका देखें तो हेनरी इलियट के अनुसार इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ठीक ना, 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। कब से कब तक, तो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण किया है भारत पर। और इसके प्रथम आक्रमण जो था ये 1001 ईस्वी में था। पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया था। ठीक, पहली बार ये भारत पर आक्रमण करा था। कहा, पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया था। जयपाल ने पराजय के बाद आत्मदाह कर लिया था। तो जयपाल जो था इससे हारने के बाद क्या कर लिया था, तो आत्मदाह कर लिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हम लोग देख लेते हैं। तो सोमनाथ मंदिर जिस पर कि ये 1025 ईस्वी में क्या किया था, तो आक्रमण किया था। यह उसका 16वां और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। ठीक, जो इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वो उसका 16वां आक्रमण था और सबसे प्रसिद्ध था। उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा और उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था, जो कि चालुक्य वंश का था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब ये पूछेगा कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात के शासक कौन था, तो भीम प्रथम था, चालुक्य वंश का भीम प्रथम। अंतिम आक्रमण इसका पूछ लेगा तो ये 1027 में अंतिम आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध, और उन्होंने सोमनाथ से लौटते समय उसे परेशान किया था। ये अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध इसलिए किया था, जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो जाटों ने इसे परेशान किया था। ठीक, जाटों ने भी इसको लूट लिया था। ठीक, जब ये लूट कर जा रहा था तो जाटों ने इसे रास्ते में घेर कर लूट लिया। तो ये उस समय तो लड़ाई नहीं किया, लेकिन तो वो अपने उधर गजनी जाने के बाद में फिर से आक्रमण करने आया था। अब देखिए गजनबी के दरबार में 4 प्रमुख विद्वान थे। गजनबी के दरबार में 4 प्रमुख विद्वान रहते थे। कौन कौन, तो अल बरूनी जिस जो कि पुस्तक अल बरूनी के इंपॉर्टेंट हो जाता है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद या तहरीक ए हिंद किसने लिखा था, तो अल बरूनी ने। यह भारत आने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार था। भारत आने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार था, ये मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि अलबरूनी जो था ये किसके साथ भारत आया था, तो ध्यान रखिएगा ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। फिरदौसी, इसे पूर्व का होमर कहा जाता है और इसने शाहनामा की रचना की थी। तो शाहनामा की रचना किसने की थी, तो फिरदौसी की। उत्तबी यह गजनबी का शाही इतिहासकार था। इसने किताब उल यामिनी की रचना की थी। फारूकी जो था यह एक प्रसिद्ध कवि था। तो देखो ये 4 विद्वान जो थे ये गजनबी के दरबार में रहते थे। तो फिरदौसी, शहनामा, उत्बी, किताबुल यामिनी और अलबरूनी का किताब जो है वो किताबुल हिंद या तरकीक हिंद। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन इधर पे है
कि हरिहर प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या फिर अच्युत राय। तो विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देवराय। ठीक, कृष्ण देवराय ने विठल स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आइए देखिए कृष्ण देवराय के बारे में हम लोग उसके शासन काल को देख लेते हैं, कृष्ण देवराय ने क्या क्या किया था। ठीक, तो कृष्ण देवराय का शासन काल जो था ये 1509 से लेकर 1529 तक था। कृष्ण देवराय का जो शासन काल था 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक था और यह तुल्लु वंश के शासक था। तुल्लु वंश, ध्यान रखिएगा, कृष्ण देवराय किस वंश के शासक था? तो तुल्लु वंश के शासक था, तुल्लु वंश के शासक था। विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश, आप सभी को पता होगा विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से कि तीसरे नंबर पे कौन किया था? तो तुल्लु वंश। ठीक, तुल्लु वंश। उपाधि, कृष्ण देवराय की उपाधि ध्यान रखिएगा, आंध्र भोज, अभिनव भोज और यवन राज स्थापनाचार्य, इन सभी उपाधि इसको मिला था। ध्यान रखिएगा, आंध्र भोज, आंध्र भोज काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि आंध्र भोज की उपाधि किसे मिला था? तो कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय। अभिनव भोज भी कृष्ण देवराय। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बाबर की जो आत्मकथा बाबरनामा है उसमें कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। तो भारत का जो सॉरी बाबर का आत्मकथा बाबरनामा है उसमें कृष्ण देवराय के कृष्ण देवराय को क्या बताया गया है? तो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रायचूर का युद्ध, रायचूर का युद्ध इसने कब लड़ा था कृष्ण देवराय ने? तो 1520 में लड़ा था, 1520 में। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को हराकर रायचूर दोआब पर कब्जा किया था। तो इसने रायचूर के युद्ध जो 1520 में लड़ा था, इसने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को हराकर रायचूर के दोआब पर कब्जा किया था। ध्यान रखिएगा। गजपति शासकों पर विजय, उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया था। तो कृष्ण देवराय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप देवराय को भी हराया था। उसके बाद तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग, इनके काल को तेलुगु साहित्य का क्या कहा जाता है? क्लासिक युग यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कृष्ण देवराय के शासन काल को तेलुगु साहित्य क्या क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कृष्ण देवराय स्वयं एक लेखक थे जिन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 2 प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन है? तो अमुक्त मालदय, अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद किसके लेखक कौन है? तो कृष्ण देवराय, और यह तेलुगु भाषा में था। ठीक, तेलुगु भाषा में था और इस शासन कला पर आधारित था। ये जो बुक था शासन कला पर आधारित था। उसके बाद जम्बवती कल्याणम, जम्बवती कल्याणम भी कृष्ण देवराय की पुस्तक थी और यह संस्कृत में था, जम्बवती कल्याणम। अष्टदिग्गज, इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो अष्टदिग्गज रहने किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्ण देवराय के, कृष्ण देवराय के, जिनमें अल अलसानी पेदन्ना, अलसानी पेदन्ना जो था ये तेलुगु कविता के पितामह कहा जाता है। अलसानी पेदन्ना, अलसानी अलसानी पेदन्ना को क्या कहा जाता है? तो तेलुगु कविता के पितामह कहा जाता है। और तेनाली रामा सबसे प्रसिद्ध थे। तो तेनाली रामा का आप लोग नाम सुने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण देवराय के अष्टदिग्गजों में से एक थे कौन? तो तेनाली रामा। चलिए, स्थापत्य एवं निर्माण, हम्पी के मंदिर, प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण देवराय ने। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण देवराय ने करवाया था। कृष्ण देवराय ने। नगर की स्थापना, अपनी माता की याद में नागलपुर नामक शहर बसाया था। अपनी माता की याद में क्या बसाया था? तो नागलपुर नामक शहर बसाया था। कौन बसाया था? तो कृष्ण देवराय ने। उसके बाद गोपुरम, मंदिरों में भव्य प्रवेश द्वार जिन्हें कि राय गोपुरम कहा जाता था और इन्हीं के समय विकसित हुआ था। तो गोपुरम, मंदिरों में जो गोपुरम होता था ये किस समय विकसित हुआ था? तो कृष्ण देवराय के समय विकसित हुआ था। ध्यान रखिएगा, गोपुरम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाँ, कि दिल्ली सल्तनत सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख था? सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख था? गुप्तचर विभाग, दान विभाग, कृषि विभाग, न्याय विभाग। तो किस विभाग का प्रमुख था? तो ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के
प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो बरीत ए मुमालिक। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में प्रशासन व्यवस्था को। तो सल्तनत का प्रशासन मुख्य रूप से फारसी अरबी पद्धति पर आधारित थी। ध्यान रखिए, फारसी अरबी पद्धति पर आधारित थी। क्या? तो दिल्ली सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था। सुल्तान सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो सुल्तान होता था क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रमुख विभाग उनके अध्यक्ष हम लोग देख लेते हैं। तो दीवान ए विराजत, दीवान ए विराजत जिसे वजीर कहा जाता था, ये राजस्व और वित्त विभाग के प्रधानमंत्री को, ठीक, राजस्व या वित्त विभाग के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए विराजत, दीवान ए विराजत, दीवान ए विराजत, दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज यानी कि अरीज ए मुमालिक, अरीज ए मुमालिक सैन्य विभाग, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। तो दीवान ए अरीज जिसके जो अध्यक्ष होता था, कौन होता था? तो अरीज ए मुमालिक, अरीज ए मुमालिक, अरीज ए मुमालिक कौन होता था? तो दीवान ए अरीज के अध्यक्ष। और यह एक सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना कौन किया था? तो बलबन ने किया था। दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत, यह एक विदेश विभाग या धार्मिक मामलों का विभाग था। दीवान ए रसालत, ध्यान रखिएगा, विदेश विभाग या धार्मिक मामलों का विभाग था। दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा शाही पत्राचार विभाग था। शाही पत्राचार, जबकि सरकारी आदेश पर जारी करना होता था। दीवान ए इंसा क्या था? तो शाही पत्राचार विभाग, दीवान ए इंसा शाही पत्राचार विभाग था। दीवान ए कोही, काफी इंपॉर्टेंट, दीवान ए कोही यह कृषि विभाग था। दीवान ए कोही पूछ लेगा किस विभाग से संबंधित था? तो कृषि विभाग से संबंधित था। और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। हाँ, ध्यान रखिएगा, दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसके बाद दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज यह बकाया राजस्व विभाग था, बकाया राजस्व विभाग था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो दीवान ए मुस्तखराज का ध्यान रखिएगा, शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान ए बंगदान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, इसे दासों का विभाग कहा जाता था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो दीवान ए बंदगान का स्थापना कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह दासों का विभाग था। अब देखिए, राजस्व एवं कर, राजस्व एवं कर, खराज, खराज जो था ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ध्यान रखिएगा, ये काफी प्रश्न बनते हैं। खराज का मतलब क्या होता था सल्तनत काल में? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उसके बाद उस्र, उस्र क्या होता था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर को उस्र कहा जाता था। जकात, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर जो कि संपत्ति का 2.5% होता था। मुसलमानों पर धार्मिक कर जकात के रूप में लिया जाता था जो कि संपत्ति का 2.5% था। जजिया कर, यह गैर मुसलमान, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर भी लगाया था। तो जजिया कर क्या था? तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर था और फिरोज शाह तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर भी लगाया था, ब्राह्मणों पर भी लगाया था। ध्यान रखिएगा, पूछता भी है क्वेश्चन कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद खुम्स, खुम्स जो था ये युद्ध में लूटे गए धन के हिस्सा, युद्ध में लूटे गए धन का हिस्सा जो कि 4/5, 4/5 राज्य का और 1/5 सैनिकों का। लेकिन अलाउद्दीन और तुगलक ने इसे उल्टा कर दिया। ठीक, उसमें क्या होता था? तो युद्ध में मान लो कोई धन लूटा गया, तो ठीक, उसमें से 1/4 सॉरी 4/5 हिस्सा जो होता था ये राज्य का होता था, लेकिन 1/5 जो हिस्सा होता था ये सैनिक का होता था। लेकिन अलाउद्दीन और तुगलक ने इसे क्या कर दिया? तो उल्टा कर दिया। यानी कि सैनिकों को 4/5 हिस्सा मिलता था और क्या होता था कि राज्य को 1/5 हिस्सा मिलता था। ध्यान रखिएगा। दशमलव प्रणाली, यह एक सैन्य प्रशासन है। ये सभी आप लोग देखिएगा, जो दशमलव प्रणाली हो जाएगा, पदानुक्रम हो जाएगा और नगद वेतन, ये सैन्य प्रशासन है। दशमलव प्रणाली क्या था? सेना का संगठन मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। सेना का संगठन जो होता था ये मंगोलों, जो दशमलव प्रणाली था ये मंगोलों द्वारा विकसित किया गया था। तो ये सेना का संगठन था। ध्यान रखिएगा। पदानुक्रम, 10 घुड़सवारों का प्रमुख सर ए खेल, 10 सर ए खेल का प्रमुख सिपह सलार और सबसे ऊपर खान होते थे। तो दशमलव क्या बोलते हैं कि दशमलव प्रणाली यही था। क्या था? तो
10 घुड़सवारों का प्रमुख, जिसे कि सर ए खेल कहा जाता था, और 10 जो सर ए खेल था उसे, उसका प्रमुख जो होता था उसे सिपह सलार कहा जाता था, और सबसे ऊपर जो होता था उसे खान कहा जाता था। ठीक, तो इस प्रकार के सैन्य व्यवस्था था, ध्यान रखिएगा। 10 घुड़सवार का प्रमुख शेर एक खेल, और 10 शेर एक खेल का प्रमुख सिपह सलार, और सबसे ऊपर जो था ये खान था। नकद वेतन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना और घोड़े दागने व हुलिया रखने की प्रथा शुरू की थी। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कौन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया, सैनिकों का हुलिया रखने का प्रथा किसने शुरू किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच हुआ था, ये किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और हैदर अली, अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और मराठा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था ये अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे बंगाल विजय। बंगाल विजय की शुरुआत, हाँ, अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया सभी युद्ध हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये लोग बंगाल पर आक्रमण, मतलब कि बंगाल को जीता था। जैसे कि प्लासी का युद्ध, सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया युद्ध था प्लासी का युद्ध 1757 में। इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो हुआ था, क्या हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और अंग्रेजों की जीत हुई और भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी थी। इसी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता का नींव पड़ा था, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद बक्सर युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था। बक्सर युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1764 में लड़ा गया था। हेक्टर मुनरो और संयुक्त भारतीय सेना मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच। तो जो बक्सर का युद्ध था ये हेक्टर मुनरो, अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो था, और भारतीय संयुक्त सेना मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, और इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल का वास्तविक स्वामी बना दिया, यानी कि बंगाल पर पूरी तरह अधिकार कर लिए। किस युद्ध के बाद अंग्रेज, तो बक्सर युद्ध के बाद। तो मेन इसका डेट भी याद रखिएगा कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध। अब देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देखते हैं, तो ये लोग आंग्ल पर विजय कैसे, मैसूर विजय कैसे इन लोगों किया, तो कुल 4 युद्ध हुए। आंग्ल मैसूर युद्ध जो थे ये कुल 4 युद्ध हुए, मुख्यतः हैदर अली और टीपू सुल्तान के विरुद्ध। तो देखिए प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1767 से 69, और यह मद्रास के संधि पर समाप्त हुआ और हैदर अली की जीत हुई थी इसमें। तो पूछेगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 में, और 1767-69 में हुआ था, और यह मद्रास के संधि पर समाप्त हुआ था, और इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था, और यह मैंगलोर के संधि पर समाप्त हुआ था, और इसमें हैदर अली की मृत्यु हुई थी, हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच लड़ा गया था, और यह श्रीरंगपट्टनम के संधि पर समाप्त हुआ था। तो संधिया भी आप लोग ध्यान रखिएगा, संधिया पूछता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है संधिया। श्रीरंगपट्टनम के संधि पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, और इसमें टीपू की हार हुई थी, टीपू की हार हुई थी। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के जो कि 1799 में लड़ा गया था, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अंग्रेजों का मैसूर पर नियंत्रण हो जाता है। अब देखिए आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा शक्ति का दमन। आंग्ल मराठा युद्ध कुल 3 युद्ध हुए थे। आंग्ल मराठा युद्ध कुल 3 हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 जो कि सालाबाई संधि के पर समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, और यह देवगांव या राजघाट की संधि पर समाप्त हुआ था। देवगांव या राजघाट की संधि पर समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18, और यह मराठा महासंघ का अंत हुआ और पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा महासंघ का अंत हो गया और पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया।
अब देखिए आंग्ल सिख युद्ध जो कि पंजाब विजय के लिए था, आंग्ल सिख युद्ध पंजाब विजय के लिए था। इसमें कुल 2 युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच, 1845 से 46 के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो कि लाहौर के संधि पर समाप्त होता है। लाहौर के संधि पर समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच, और पंजाब का पूर्ण विलय हो जाता है। पंजाब का पूर्ण विलय हो जाता है और डलहौजी के समय हुआ था। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ध्यान रखिए किसके काल में हुआ था, तो डलहौजी के काल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1848-49 के बीच हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण युद्ध, अन्य महत्वपूर्ण युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटक युद्ध, इसे कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, इसे कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1746 से 63 के बीच 3 युद्ध हुए थे। 1746 से 1763 के बीच 3 युद्ध हुए थे। और वांडीवास का जो युद्ध था 1760 में, वह निर्णायक था, जिसमें फ्रांसीसी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध पूछेगा, आंग्ल नेपाल युद्ध, तो ये 1814 और 16 के बीच लड़ा गया था और इसको समाप्त किया गया था सुगौली के संधि पर। ठीक, तो संधियां आप लोग भी ध्यान रखिएगा, संधियां इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ लेगा कि ये युद्ध का किस संधि पर समाप्त हुआ था, तो संधि आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और डलहौजी, कैनिंग, रिपन, करजन, डलहौजी, कैनिंग, रिपन, करजन। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ये कैनिंग था, ध्यान रखिएगा, कैनिंग। ठीक, कैनिंग था। तो आइए कैनिंग के शासनकाल को हम लोग देखते हैं, कैनिंग के समय क्या क्या हुआ था, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ कुछ वायसराय से काफी सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो कैनिंग, कैनिंग का जो काल था ये 1856 से लेकर 1862 तक था, 1856 से लेकर 1862 तक था। और यह अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कैनिंग। कैनिंग जो था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। उसके बाद प्रथम वायसराय 1858 का अधिनियम के बाद भारत के प्रथम वायसराय बने। भारत के प्रथम वायसराय कौन बना था, तो यही बना था कैनिंग। 1857 का विद्रोह, इन्हीं के कार्यकाल में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे महान विद्रोह हुआ था, यानी कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था, तो कैनिंग के काल में हुआ था। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या हुआ था, तो मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। व्यापकगत सिद्धांत, व्यापकगत सिद्धांत की समाप्ति, डलहौजी का हड़प नीति को वापस ले लिया गया। ठीक, जो डलहौजी ने हड़प नीति को शुरू किया था उसको क्या कर दिया गया, तो वापस ले लिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 इसी के काल में आया था, कैनिंग के काल में ही भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ था, तो वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, ये 1860 में मैकाले द्वारा लागू किया गया था। आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में मैकाले द्वारा कैनिंग के काल में ही लागू किया गया था। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुआ था कैनिंग के काल में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था कब, तो 1861 में, कैनिंग के काल में। तो 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1857 में, कैनिंग के काल में। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह अधिनियम कैनिंग के समय पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से कैनिंग के काल में ही पारित हुआ था। अब देखिए 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसका तत्कालीन कारण क्या माना जाता है, तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक, तो पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था,
तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। प्रथम घटना 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जो कि 34वीं बटालियन के ये सिपाही थे, बैरकपुर बंगाल में विद्रोह किया था। ठीक, उसके बाद औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। तो पूछ लेता है सबसे पहले 1857 की शुरुआत कहाँ से हुआ था और कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को मेरठ से। ध्यान रखिएगा 10 मई 1857 को मेरठ से। प्रतीक कमल और रोटी, और 1857 के क्रांति का प्रतीक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो कमल और रोटी, कमल और रोटी। उसके बाद इतिहासकारों का मत हम लोग देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बेंजामिन डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। बेंजामिन डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। 1857 के क्रांति को बेंजामिन डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। सर जॉन सीले ने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा। सर जॉन सीले ने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर, एम ए अयंगर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर, एम ए अयंगर, हुकुम सिंह या फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर। अब देखिए लोकसभा लोकसभा अनुच्छेद 181 सॉरी लोकसभा जो है ये अनुच्छेद 181 में इसका प्रावधान है। 181 हम बोल रहे हैं, 81, केवल 81। ठीक, अनुच्छेद 81 में क्या है, तो लोकसभा का प्रावधान है। इसका अन्य नाम निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है, तो निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। पूछेगा लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 552, और वर्तमान में 543 सदस्य हैं। तो अधिकतम 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 543 सदस्य हैं। कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। योग्यता पूछेगा तो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब देखिए इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। तो प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जीबी मावलंकर। प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो जीबी मावलंकर। प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो जीबी मावलंकर। विशेष शक्ति, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ध्यान रखिएगा धन विधेयक से प्रश्न बनता है कि धन विधेयक के कहाँ पेश किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह केवल कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है और ये राज्यसभा इसको रोक नहीं सकता। ठीक, मान लो पेश किया गया पहली बार लोकसभा में और यहाँ से पास होकर चला गया राज्यसभा में, राज्यसभा इसे रोक नहीं सकता। अधिक दिन तक से टाल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक, फिर ये अपने आप पास हो जाता है। तो ऐसे इसको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन ए है के सुंदरम, सुकुमार सेन, एसपी सेन वर्मा, टी.एन. शेषन। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप सभी को पता होगा सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। चलिए निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारत का निर्वाचन आयोग यह अनुच्छेद 324 के भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 और भाग पूछेगा तो 15 हो जाएगा। अनुच्छेद 324 भाग 15। स्थापना 25 जनवरी 1950 को। स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी संरचना हम लोग देखें तो यह एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग के एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। ठीक, 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक होता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है, तो सुकुमार सेन थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। कार्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं
सभाओं का चुनाव कराना। इसका कार्य क्या है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराना। वोटिंग आयु यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिए गए थे? तो 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब? तो 1889 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होता है? तो ये अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होता है। अब देखिए, भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 भाग 5। भारत के महान्यायवादी का अगर अनुच्छेद पूछ लेगा तो 76 और ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। पहचान: भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। पूछेगा कि भारत के महान्यायवादी क्या होता है? तो भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। योग्यता: उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की योग्यता की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद कार्यकाल: संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, यह राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है। तो क्या है कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, ये राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होते हैं। त्याग पत्र: राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। ठीक, अनुच्छेद 88 क्या कहता है कि भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में कार्यवाही और बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकते हैं। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। भारत के किसी न्यायालय में भी ये सुनवाई कर सकते हैं। प्रथम महान्यायवादी पूछेगा तो MC सीतलवाड़। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे और यह सबसे लंबा कार्यकाल तक थे। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकटरमणी। R वेंकटरमणी अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकटरमणी। R वेंकटरमणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो? तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी जो है इसे बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आइए गंगा नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए गंगा नदी के उद्गम एवं विस्तार। उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से। ठीक, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से होता है। और इनकी शुरुआती नाम, गंगा नदी की शुरुआती नाम क्या होता है? भागीरथी नदी। गंगा नाम जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है, यानी कि जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलते हैं, वो जहां पर मिलते हैं उसे देवप्रयाग ही कहा जाता है, तब यहाँ से यानी कि भागीरथी गंगा नदी के नाम से जाने लगता है। उसके बाद लंबाई, गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 मीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है और भारत की सबसे लंबी नदी है। विस्तार, भारत उत्तराखंड, देखिए कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सहायक नदियां, सहायक नदियां इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है भारत गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियां है यमुना, यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना, यमुना। ठीक, उसके बाद सोन और पुनपुन। तो दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन है? तो
यमुना सोन पुनपुन, यमुना सोन पुनपुन। उसके बाद बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घंघरा, गंडक, कोसी। उसके बाद बिहार, हाँ, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, और महानंदा। तो बाईं ओर से मिलने वाली ये सारी नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घंघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। लेकिन दाहिनी ओर से आप लोग याद रखिएगा यमुना सोन पुनपुन, यमुना सोन पुनपुन। ये प्रश्न भी बनता है कि दाहिनी ओर से, मान लो दे दिया कि दाहिनी ओर से मिलने वाले नदियों का पहचान करे, और 3 दे देगा बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, 1 दे देगा दाहिनी ओर से मिलने वाली, तो ऐसे पहचान करना होता है। तो सिर्फ इस तरह याद करना बेहतर नहीं होगा कि मान लो हम याद कर लिए गंगा की सभी सहायक नदियां और पता ही नहीं है कौन दक्षिण से मिल रहा है और कौन, मतलब कि दाएं से मिल रहा है, कौन बाएं से मिल रहा है। तो दाएं बाएं भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद ये पूछता है कि गंगा ये जो मैदानी क्षेत्र में कब प्रवेश करती है गंगा, तो हरिद्वार में पहली बार मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा हरिद्वार में पहली बार क्या करती है कि मैदानी भागों में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में नाम, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ठीक। उसके बाद सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र जिन्हें की जमुना नदी भी कहा जाता है, मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक। तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये भारत और सॉरी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय नदी, 2008 में गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 2008 में क्या किया गया था, तो भारत के राष्ट्रीय नदी के रूप में किसे घोषित किया गया था, तो गंगा को। उसके बाद जलीय जीव, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। स्वच्छता, गंगा का पानी बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण कभी खराब नहीं होता, यह हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाता है। तो आप सभी जानते ही हैं कि गंगा नदी का पानी इतना पवित्र है, तो क्यों है, तो गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया वायरस जो है, ये क्या करता है कि हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाता है। इस कारण यह क्या होता है कि खराब नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे कि घर में आप लोगों के पास गंगा का पानी होगा जो कि काफी दिनों से रखा रहता है, खराब नहीं होता है, ठीक। नदी के किनारे प्रमुख शहर, हाँ, गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर ध्यान रखिएगा ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर जो सबसे बड़ा शहर है, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, ठीक। तो गंगा नदी किनारे बसा प्रमुख शहर कौन कौन है, तो ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ठीक, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अब देखिए हम लोग क्रांति देख लेते हैं और जनक और संबंधित क्षेत्र, जैसे कि हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन मुख्यतः चावल और गेहूं से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो चावल और गेहूं से। और भारत में इसका जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में वर्गीस कुरियन, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है और इसके वर्गीस कुरियन। एक सेकेंड, मैं हरित क्रांति के विश्व में जनक क्या बताया था, क्वेश्चन क्या था, और यहाँ पर हाँ, जब मैं बोला था कि हरित क्रांति के जो विश्व में जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन बताया था या फिर नॉर्मन डी बोरलॉग होता है, तो हरित क्रांति का जो विश्व में जनक है नॉर्मन डी बोरलॉग, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति का जो जनक है ये वर्गीस कुरियन। ध्यान रखिएगा नीली क्रांति ये मत्स्य और मछली उत्पादन से संबंधित है, और डॉक्टर अरुण कृष्णन हरिलाल चौधरी इसके
जनक है। नीली क्रांति के जनक कौन है? तो अरुण कुमार कृष्ण, सॉरी, डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। उसके बाद पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और सूरजमुखी उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन और सूरजमुखी उत्पादन से है। और इसके जो जनक है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। पीली क्रांति के जनक कौन है? तो सैम पित्रोदा। प से पीली, प से पित्रोदा, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक जो है विशाल तिवारी हैं। जनक कौन है? तो विशाल तिवारी। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन से संबंधित है। और दुर्गेश पटेल इसके जनक। दुर्गेश पटेल इसके जनक है। रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। और इंदिरा गांधी इसके जनक हैं। अब देखिए सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति फल और शहद, फल, शहद और बागवानी से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल, शहद और बागवानी से संबंधित है। और इसके जो जनक हैं निरपक्ष, निरपक्ष टूटेज, निरपक्ष टूटेज है। भूरी क्रांति कोक और उर्वरक। कोक और कोको यानी कि लेदर, चमड़ा से भी और उर्वरक से भी। भूरी क्रांति बोलेगा तो ये चमड़ा और उर्वरक से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद धूसर क्रांति, ये भी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। चलिए उसके बाद है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति सभी कृषि क्षेत्रों का समग्र विकास के लिए। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो सभी कृषि क्षेत्रों का समग्र विकास के लिए। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। हरित क्रांति 1967-68 में लाया गया था और इसका सबसे अधिक लाभ गेहूं फसल को और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी को मिला था। ठीक, तो हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिला था? तो गेहूं फसल को मिला था और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी को मिला था। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग जो थे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उसके बाद सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। ये भी ध्यान रखिएगा, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। उसके बाद गोल्डन फाइबर क्रांति, ये जूट से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक, सही आंसर हो जाएगा 5। कुल 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2026 में। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग पद्म पुरस्कार जो है इनसे संबंधित चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत यानी कि स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था। अब देखिए हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। मतलब कि जिसको देना होता है उसका नाम की घोषणा कब किया जाता है? तो हर साल गणतंत्र दिवस के पूर्व यानी कि एक दिन पहले शाम को किया जाता है और 26 जनवरी को इसका वितरण किया जाता है। प्रदानकर्ता भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में ये दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में ये दिया जाता है। उसके बाद श्रेणियां, ये 3 प्रकार के पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार आप सभी को पता होगा 3 प्रकार के, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो देखिए पद्म भूषण जो है, पद्म विभूषण, ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन हो जाएगा? तो पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है यह भारत का। पद्मश्री यह किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और यह चौथा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब देखिए 2026 में प्राप्तकर्ता, तो 2026 में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी और दी गई है। ठीक, 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से कि 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। इसमें धर्मेंद्र सिंह देओल जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन, बी एस अच्युतानंद मरणोपरांत। 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो कम से कम आप लोगों को पद्म विभूषण विजेता को आप लोगों को ध्यान रखना है। धर्मेंद्र सिंह देओल
केटी थॉमस, एम एन राजम, पी नारायणन, बी एस अच्युतानंदन। और देखिए दो लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, धर्मेंद्र सिंह को और अच्युतानंद को। इसके बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया है, जिनमें कि प्रमुख प्रमुख नाम में गायिका अलका याग्निक, अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया गया है। उसके बाद अभिनेता ममूटी, ममूटी को भी दिया गया है। बैंकर जो है उदय, उदय कोटक को दिया गया है। शिबू सोरेन, शिबू सोरेन जो आसाम के एक सिंगर थे, उनको दिया गया है। नहीं सॉरी, शिबू सोरेन ये आसाम के क्या है कि पर एक सिंगर नहीं है, आसाम के जो सिंगर थे उनको, इनका नाम था, क्या नाम था, जिनका सिंगापुर में मृत्यु हुआ था। उनका नाम ध्यान पे नहीं आ रहा है। तो शिबू सोरेन को भी मिला था मरणोपरांत। उसके बाद पद्मश्री, पद्मश्री 113, ये खेल जगत में खेल जगत से रोहित शर्मा को पद्मश्री, रोहित शर्मा को मिला है, हरमनप्रीत कौर को मिला है, सविता पुनिया को मिला है। तो ये कुछ चर्चित नाम है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी आप लोगों को ये पद्म विभूषण पांचों का याद रखना है। उसके बाद पद्म भूषण ये 3-4 लोग हैं जो इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, ये सभी खेल से संबंधित है, इनको पद्मश्री दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा या फिर चंबल? तो उज्जैन शहर जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आइए देखिए, अब हम लोग देखेंगे गंगा नदी के किनारे बसा शहर, कानपुर, वाराणसी, पटना, हरिद्वार। पटना, कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार ये गंगा नदी के तट पर है। यमुना नदी के, दिल्ली, आगरा, मथुरा, यमुना नदी के तट पर कौन है? तो दिल्ली या आगरा, मथुरा। सरयू नदी के तट पर अयोध्या, सरयू नदी के तट पर अयोध्या। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद, साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद। गोमती नदी के तट पर लखनऊ, गोमती नदी लखनऊ। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर, जबलपुर। उसके बाद ताप्ती नदी के तट पर सूरत, ताप्ती नदी के तट पर सूरत, ताप्ती नदी के तट पर सूरत। झेलम, श्रीनगर, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा, कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा, कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा, कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग या फिर वायु मार्ग? तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय राज यानी कि नेशनल हाईवे से संबंधित है। तो आइए नेशनल हाईवे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पूछेगा कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है? तो NH-44 ये सबसे पुराना, NH-7 है, NH-7 सबसे पुराना हो जाएगा, लेकिन सबसे लंबा कौन है? तो NH-44 है, NH-44 है, NH-44 सबसे पुराना। NH-7 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, श्रीनगर से कन्याकुमारी 4112 किलोमीटर। एक सेकेंड, सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44, इसका पुराना नाम, अच्छा सही समझ रहे थे, सबसे लंबा जो NH है NH-44 है, और इसका पुराना नाम जो था NH-7 था। और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी टोटल 4112 किलोमीटर है। ठीक, 4112 किलोमीटर सबसे लंबा है। दूसरा सबसे लंबा NH-27 दूसरा सबसे बड़ा है। ये पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम को जोड़ता है, सिलचर असम को जोड़ता है। उसके बाद सबसे छोटा NH-118 झारखंड और NH-48 महाराष्ट्र, ये दोनों की लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो NH-118 और NH-548
ये दोनों की लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला एक राजमार्ग है जिसकी लंबाई जो है 48 सॉरी 5886 किलोमीटर है। तो इसे स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों कहा जाता है पता है? देखिए मान लो ये आप लोगों को समझाते हैं। ये भारत है। तो देखिए दिल्ली कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक। दिल्ली, उसके बाद चेन्नई इधर है, ठीक। चेन्नई इधर है, यहाँ पर है मुंबई, ठीक। उसके बाद कोलकाता है यहाँ पर। तो ये देखो ये जो सड़क है ये चारों शहर को जोड़ता है, ठीक। और ये एक चतुर्भुज का नक्शा देता है, इस वजह से इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। तो ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए और क्या है? तो NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। जो राजमार्गों के निर्माण और रख रखाव का कार्य करता है। नया अपडेट 2026 का है। भारत का कुल राजमार्ग नेटवर्क लगभग लगभग कितना हो गया है? तो 1,46,560 किलोमीटर। भारत का कुल राजमार्ग नेटवर्क लगभग कितना हो गया है? तो 1,46,560 किलोमीटर हो गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना में हुई थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना में हुई थी? चौथी, पांचवी, छठी या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह जो योजना का काल था 1974 से लेकर 78 तक था। 1974 से लेकर 78 तक। एक चीज भी आप लोग ध्यान रखिए, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था ये मात्र 4 साल का ही था, मात्र 4 साल का था। और यह योजना अपने निर्धारित समय से 1 साल पहले खत्म कर दी गई थी। इस मुख्य नारा गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। इंदिरा गांधी ने इसे दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उसके बाद महत्वपूर्ण पहल 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। समाप्ति 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने इसे समाप्त कर रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना शुरू किया था। 1978 में मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार थी इसे समाप्त करके रोलिंग प्लान लाया था, ठीक। पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था, उसकी जगह पर क्या लाया था? रोलिंग प्लान लाया था 1978 में। ध्यान रखिएगा 1978 में। इसे अनवरत योजना भी कहा जाता है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ यानी कि रूस से। पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ जिसे रूस कहा जाता है। और उसके बाद निर्माण, इसका निर्माण कौन करता है? तो योजना आयोग, ठीक। योजना आयोग द्वारा किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना पूछ लेगा कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसके बाद अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसकी अंतिम मंजूरी दिया जाता है, ठीक। कोई योजना बनकर तैयार होता है तो उसकी अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। वर्तमान स्थिति 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक।
1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बना दिया गया है। कुल योजनाएं 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। कब तक? तो 1951 से लेकर 1917 तक, सॉरी 2017 तक। उसके बाद योजना अवकाश 2 बार लगा था, 1966 से लेकर 1969 के बीच और 1990 से लेकर 1992। तो ध्यान रखिएगा, योजना अवकाश कब कब लगा था? तो 1966 से 69 और 1990 से 92। रोलिंग प्लान कब लाया गया था? तो 1978 से 80, मोरारजी देसाई के सरकार द्वारा। ठीक, तो ये सारी चीजें पंचवर्षीय योजना से आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सकारिया समिति या फिर राजमन्नार समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, स्वर्ण सिंह समिति भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। अब देखिए समिति हम लोग देख लेते हैं। तो संविधान और प्रशासन से जुड़ी समिति, प्रारूप समिति को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसे कि संविधान ढांचा तैयार करना था, तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष पूछ लेगा कौन था? तो बी आर अम्बेडकर। स्वर्ण सिंह समिति, यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किया था कौन? तो स्वर्ण सिंह समिति। सकारिया आयोग का गठन ये केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा के लिए किया गया था। केंद्र राज्य संबंध के समीक्षा के लिए सकारिया आयोग का गठन किया गया था। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर नवीनतम रिपोर्ट। पुंछी आयोग क्या करता है? तो केंद्र राज्य संबंधों पर नवीनतम रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित समिति बलवंत राय मेहता समिति, जो इसका गठन हुआ था 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। और यह त्रिस्तरीय, जो पंचायती राज का ढांचा है त्रिस्तरीय, उससे संबंधित है। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश कौन किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद अशोक मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1977 में। और द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश, जो भारत पंचायती राज का द्विस्तरीय मॉडल है, उसकी सिफारिश कौन किया था? तो अशोक मेहता समिति। एम सिंघवी समिति 1986, यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश कौन किया था? तो एम सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 में हुआ था। अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग से संबंधित समिति, तो नरसिम्हन समिति यह बैंकिंग क्षेत्र सुधारों से संबंधित है। उसके बाद मल्होत्रा समिति, यह बीमा क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। राज्य चलैया समिति, ये कर सुधार से संबंधित है। इसमें कर सुधारों का जनक कहा जाता है, राज्य चलैया समिति ध्यान रखिए कर सुधार से संबंधित है। विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी की सिफारिश पर पीपीपी मॉडल लाया गया था, किसके सिफारिश पर? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। उसके बाद रघुराम राजन समिति, ये वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित रघु राजन समिति। गरीबी और सामाजिक मुद्दे, सचिन तेंदुलकर समिति जो था, ये गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए नया फॉर्मूला दिया था। ठीक, तो सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित था? तो गरीबी रेखा से संबंधित समिति सुरेश तेंदुलकर समिति। उसके बाद है रंग राजन समिति, ये गरीब मापन से संबंधित है। रंग राजन समिति, गरीबी मापन की समीक्षा कौन करता है? रंग राजन समिति। कस्तूरी रंगन समिति ये नई शिक्षा नीति से संबंधित है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में लाया गया था, इसकी मसौदा कौन तैयार किया था? तो कस्तूरी रंगन समिति। स्वामीनाथन समिति किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तैयार करने का फॉर्मूला दिया था C2 + 50%। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? तो किसानों से। केलकर टास्क फोर्स समिति, केलकर टास्क फोर्स यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को
सरल बनाना है। तो केलकर टास्क फोर्स किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से। शिवरामन समिति, यह नबार्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। तो नबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। नबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। शिवरामन समिति नबार्ड से संबंधित है, शिवरामन समिति नबार्ड से संबंधित है। तो हम लोगों का यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।